मैं भी बड़ा फिक्रमंद था कि ये आखिरी तक कुछ बोलेंगे नहीं तो इलेक्शन में मजा कैसे आएगा। जिस दिन इन्होंने बोला कि ये वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, उसी दिन मैंने शान इनको बोला कि अपने इलेक्शन जीत गए। वो जुमला ही उनको इलेक्शन हारने के लिए था। अगर कुछ किए होते, कोई काम किए होते तो उस पर बात किए होते। हम लोग, हमारा माजी देख लो, निहाल साहब के बाद बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ। निहाल साहब का इंतकाल, वो तो एक हमें बात समझ रही थी, उम्र थी, आज नहीं तो कल सबको अल्लाह के पास जाना है। मगर बुलंद इकबाल का इंतकाल हमें शॉक्ड कर दिया था। ये अकेली बहन है उसकी, और सिर्फ बहन नहीं, बहन भाई का रिश्ता दोस्ती ऐसा था। क्या बीती थी इसके ऊपर। उसके बाद 2019 का असेंबली इलेक्शन आया, आचार संहिता लग चुकी थी। 16 सितंबर 2019 को बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ। उसके इंतकाल से 8 दिन पहले जब हम लोग नासिक के हॉस्पिटल में थे तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का मुझे फोन आया कि एक अपील लिख दो। मैं बोला कि आप किसी से लिखवा लो मुफ्ती साहब, बुलंद की तबीयत ऐसी नहीं है कि हम लोग लिखवा सकते हैं। मैं फ़ोन रख दिया। रखने के बाद बुलंद इकबाल बेड पर थे। वो बोले क्या हुआ। मैं बोला मुफ्ती साहब का फ़ोन आया था, ऐसा ऐसा बोले। तो वो बोले कि नवीद आलम को बुला ले। नवीद आलम नहीं है, बोले मैं लिखवाता। मैं बोला जाने दे। मगर उसने लिखवाया। आखिरी अपील 2019 की बुलंद इकबाल की लिखी हुई थी। इस बीमारी में, तकलीफ में भी उसने उनका साथ दिया। उसके इंतकाल के बाद 2019 का इलेक्शन हमारे ऊपर क्या बीती होंगी, उसके बाद भी हमने पूरी ताकत लगा दी। हमारे वर्करों ने सिर्फ इसलिए ताकत लगा दी कि बुलंद इकबाल का वादा है। हमने वादा निभाया और पूरी ताकत से निभाया, पूरी ईमानदारी से निभाया। ये चुनकर आ गए। चुनकर आने के बाद पहले जलसे में ही, मीटिंग में इन्होंने कहा कि मुस्तकीम डिग्निटी नहीं होता तो मैं इलेक्शन हार जाता। इस्लामाबाद वाले बोलते थे किडनी बेच के लाओ पैसे, किडनी बेच के। पूरे इलेक्शन में मुफ्ती इस्माइल बोल नहीं सकते हैं कि जनता दल के लोगों ने उस वक्त उनसे 1 रुपये की बात भी की है। रोजाना रात में बोलता था मुफ्ती साहब आप जाइए, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं, इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। ये सब करने के बाद मुझे सलीम अफसरा की याद आई कि 2007-17 में जब गठबंधन हुआ तो मैं और बुलंद इकबाल सलीम अफसरा के पास गए और उनसे कहा कि सलीम भाई आप कभी हमारे साथ नहीं आते, आप कांग्रेस के साथ भी रहे, मुफ्ती साहब के साथ भी रहे, अब जब हम गठबंधन में आ गए तो आप हमारे साथ आ जाइए, हमको एहसास होगा कि सलीम अफसरा भी हमारे साथ था। तो सलीम अफसरा ने कहा यही जुमला अगर 5 साल के बाद आप आकर बोलेंगे कि आप आ जाइए मुफ्ती साहब के साथ तो मैं मान लूंगा। उनके साथ जो आदमी एक मर्तबा जाता है वो वापस उनके साथ जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो धोखा देते हैं। 2019 में बुलंद इकबाल के वादे को हमने निभाया, उसके इंतकाल के बाद भी। और उन्होंने उस वक्त कहा था, एलानिया कहा था कि 2024 का असेंबली इलेक्शन बुलंद इकबाल लड़ेगा। अगर बुलंद इकबाल का इंतकाल हो गया और हमने वादा उसके बाद भी निभाया तो आज उसकी बहन खड़ी थी, इनको वादा निभाना चाहिए था कि नहीं निभाना चाहिए था। इन्होंने वादा नहीं निभाया। आज जो हमको वोट काटने के लिए बोल रहे हैं वो कुछ मखसूस इलाकों में ही इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। वो आसिफ शेख के खिलाफ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ समाजवादी के खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। इस इलाके में समाजवादी के पुराने निहाली लोगों को धमकियां दी जा रही है, मगर वो निहाली लोग हैं, ये इस्लामाबाद वालों जैसे बुज़दिल नहीं है कि डर जाएंगे इनकी धमकियों से। अगर गोली चली थी तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया। जब जब मौका मिला है इस्लामाबाद वालों ने शेख रशीद खानवादे का साथ दिया है।
शेख रशीद को मेयर बनाने में इन्होंने साथ दिया, फूड स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने उनकी मदद लेकर। मुफ्ती इस्माइल ने 1999 में शेख रशीद की हिमायत में फतवा नहीं दिया था क्या? एक आवाज में बोलो अगर नहीं दिया था तो। दिया था कि नहीं दिया था? तो किसकी मदद कौन करता है? 2004 में इन्होंने फतवा दिया था कि नहीं दिया था? इन्होंने खुद एलानिया बोला कि ताहिरा शेख को मेयर हमने बनाया। हमने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। शेख रशीद खानवादे को अगर इस शहर में कोई पुर सकता है, उनकी गुंडागर्दी को कोई पुर सकता है, तो सिर्फ हम ही पुर सकते हैं, सिर्फ निहाली लोग पुर सकते हैं। हमें कानून भी समझता है और इस शहर में दबदबा भी हमारा ही है, ये तो सारा शहर जानता है। मैं आप लोगों से सिर्फ अपील इसलिए करूंगा कि आप हमारा माजी देखिए, हमारा काम देखिए। अगर सैजिंग पर कोई मुसीबत आई तो मौजूदा एमएलए एक सैजिंग का नाम नहीं बता सकते हैं जिसका काम इन्होंने बुनकरों के लिए किया। मैं अय्यूबी सैजिंग का भी काम किया, मैं नौरंग सैजिंग का भी काम किया, ऐसी सैकड़ों सैजिंगों का काम किया मैं। हमारे पास कोई पावर नहीं थी, हमारे पास कोई ओहदा नहीं था, मगर हमें पता है कि ये शहर बुनकरों का है। अगर हम सियासत में हैं तो बुनकरों के लिए उन पर कोई मुसीबत आई है तो उनके लिए काम करना चाहिए। हम काम किए, हमने फिरका परस्तों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। आज जो दो लोग उम्मीदवार हैं, आसिफ शेख, ये बोलते तो है दादा भूसे की बात, मगर इनका ही नसीम राखेल वाला जो है वो दादा भूसे का काम कर रहा है। मुफ्ती इस्माइल का जो बहुत करीबी है, एक गाइड मेडिकल वाला, वो दादा भूसे का काम कर रहा है। ये दोनों फिरका परस्त पार्टियां हैं, ये दोनों फिरका परस्तों के साथ मिले हुए हैं। दादा भूसे ने इस शहर को लूटा है, इस शहर की मिल्ली शनाख्त खत्म करने की कोशिश की है। आप मालेगांव शहर में आ जाइए, आपको समझ में आएगा कि इस शहर की मिल्ली शनाख्त दादा भूसे ने खत्म की। ये दोनों मुर्गे बने हुए हैं दादा भूसे के आगे। हम कभी दादा भूसे से चपे नहीं, कभी डरे नहीं और इंशाअल्लाह कभी डरेंगे भी नहीं। आप आने वाले इलेक्शन में तब्दीली के साथ रहिए, तब्दीली का साथ दीजिए। हम जो है सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, 5 साल का आपका मुस्तकबिल लेकर हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं। 5 साल का आपका मुस्तकबिल लेकर मैं एलानिया बोलता हूं, अगर आपको रोड और गटर बनवाना है एमएलए से, कोई ये बारीक बारीक गलियां बनाना है, तो 13 उम्मीदवार में से किसी को भी वोट दे दीजिए, हमें कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि ये काम जो 13 लोग खड़े हैं उसमें से कोई भी उम्मीदवार कर सकता है। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको शानहीन को ही वोट देना है। अगर आपको शानहीन को वोट देना है तो ये 5 साल का मुस्तकबिल देखिए, ये शान की गारंटी देखिए। हम रोजगार के लिए क्या कर सकते हैं, हम हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, हम तालीम के लिए क्या कर सकते हैं। एमएसईबी ने जब प्राइवेट कंपनी को दी, आज ये पूरा एरिया प्राइवेट बिजली कंपनी से परेशान है। मैं इससे पहले भी बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं, अगर 20 नवंबर को आपने शानहीन को 6 नंबर साइकिल पर वोट दी तो हम जरूर इनको कलकत्ता भेज देंगे, नहीं तो अगले 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ने नहीं आएंगे। इतना दबदबा और इतनी ताकत है हमारे अंदर और कानूनी समझ भी है। ये सब मुस्तकबिल लेकर हम आपके सामने वोट मांगने आए हैं। हम इसलिए वोट नहीं मांगने आए हैं कि हमको मार दिया गया। भैया यहाँ रिजवान भाई बैठे हैं, जब 12 नवंबर का वाकया हुआ, जो बोलते हैं तेरा मेरा क्या रिश्ता, 12 नवंबर के वाकये में बताओ, जब कौम और मुसलमानों पे मुसीबत आई तो इस्लामाबाद वालों ने क्या किया? एक बयान नहीं आया, एक कोशिश नहीं हुई। मगर इनके जमीन के झगड़े में जब अब्दुल मालिक और एहसान जेल गए तो हम भी जेल में थे। 12 नवंबर के जितने लोग हैं वो, अगर यह बात गलत बोल रहा हूं, इन्होंने जेल में कंप्रोमाइज की, जेल में साथ में ये दोनों रहते थे। एहसान जो आसिफ शेख का चचेरा भाई और अब्दुल मालिक शेख, और इन्होंने वहां कंप्रोमाइज की बेल लेने के लिए। ये बोलते हैं हम उनसे लड़ेंगे। अगर गोली चली थी तो शेख एहसान किस तरह से एंटीसिपेटरी पे छूट गया बिगड़ जेल जाए, ये आप सोचिए। ये कंप्रोमाइज की सियासत करते हैं, सिर्फ स्टेज पर खड़े रह के दबंग बात बोलना।
ये कभी हो नहीं सकता कि ये दबंग बात बोले और उसको आप माने। अमली तौर पर इन्होंने क्या किया है आप वो सोचिए कि अमली तौर पर इन्होंने कभी कौम और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। ये डरते हैं पुलिस से क्योंकि इनका भी 2 नंबर का कारोबार है, जमीन का घोटाला है, और 1000 खोली में जो बैठे हैं उनका तो क्या क्या बताऊं, जितना बताऊं उतना कम है। ये दोनों पुलिस से डरते हैं। अगर पुलिस से इस शहर में कोई नहीं डरता, हक व इंसाफ के लिए कोई लड़ता है तो हम लड़ते हैं और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। ख़ियाबान निसात चौक पर जलसा लेने का एक और मकसद था। 2009 के इलेक्शन में जब निहाल साहब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे तो इसी ख़ियाबान निसात चौक पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कहा था, 2009 में निहाल साहब की उम्र 82 साल थी। ज़ईफ़ी में आदमी बीमार होता है, कमज़ोर होता है। इन्होंने यहीं से कहा था कि हवा से चलते हैं, दवा से चलते हैं, पैर में पेशाब कर देते हैं। जब क्यों हमदर्दी नहीं आई? क्या निहाल साहब ने शहर के लिए कुछ नहीं किया था? आखिरी उम्र में 90 साल की उम्र में भी वो फिक्र करते थे बेड पर। उनके बारे में जब उन्होंने ये कहा तो ये बात आप लोगों ने नहीं सुनी थी क्या? एक बीमार आदमी अगर है तो उसके बारे में इस तरह की बात स्टेज से नहीं बोली गई थी। हम आलिम नहीं हैं, मगर उसके बाद भी अगर ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो हम इंसानियत के नाते देखने गए और हमने यही दुआ की कि अल्लाह इनको शिफा दे, इनको सेहत दे। हमने एक बयान नहीं दिया कि ये जो नौटंकी चल रही है 2-2 एम्बुलेंस लाने की, ये हमदर्दी ली जा रही है। जो आदमी एक आलिम होके, एक निहाल साहब जैसे लीडर जिन्होंने इस शहर को बहुत कुछ दिया, उनके बारे में जब ये बोला जाएगा कि वो पैर में पेशाब कर देते हैं, वो चल नहीं सकते, वो हिल नहीं सकते, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने, ये बात सच नहीं है क्या? इसी ख़ियाबान निसात चौक से निहाल साहब की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया गया क्या? उसके बाद भी हमें इंसानियत देखो कि हम इंसानियत के नाते, एक मुसलमान के नाते हमदर्दी करते हैं। उनकी मैयत का पुकारा कराने का काम मुफ्ती इस्माइल ने नहीं किया क्या? उम्र के आखिरी वक्त में नहीं किया क्या? वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों? आप कब तक इस तरह से रहेंगे? आप कब तक एक आदमी जो कोई काम नहीं करता, जो लोगों का मजाक उड़ाता है, जो निहाल साहब जैसे लीडर का, जिसने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त जब 8 दिन 10 दिन की बीमारी का, उनके इंतकाल से पहले भी बोलते थे मुस्तकीम और बुलंद, वो नूरी टावर का मसला हल करो जिस पर तायरा मैडम ने टैक्स लगा दी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस शहर के लिए दे दी, उनकी बीमारी और उनकी मैयत का मजाक उड़ाने का काम मुफ्ती इस्माइल कासमी ने नहीं किया गया। और उसके बाद आज हमदर्दी की बात बोलते हो। आपने क्या किया है? आप क्या करने वाले हो? पूरे इलेक्शन के कैंपेनिंग में ये बात ही नहीं हुई, ये बात ही नहीं बोली गई और ये बोला गया कि मैं मेरे मैनिफेस्टो पे अमल नहीं कर सका। तो क्यों आपको वोट दी जाए? आप सब लोगों से गुजारिश है कि आने वाला इलेक्शन ये तब्दीली का इलेक्शन है। ये इलेक्शन सिर्फ इस्लामाबाद, रसूलपुर और किले का नहीं है। ये इलेक्शन आयशा नगर का भी है, निहाल नगर का भी है, मदनी नगर का भी है, आज़ाद नगर का भी है, सलामताबाद का भी है, 55 का भी है। ये कहीं पर भी इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं, ये सिर्फ एक मखसूस हिस्से में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर इस मर्तबा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को अगर किले रसूलपुरा और इस्लामाबाद के लोगों ने वोट दिया तो आप समझ लो दर पर्दा आप इस्लामाबाद में बैठे हुए और 1000 खोली में बैठे हुए लोगों की मदद कर रहे हो, जिनकी सियासी जिंदगी, गुंडागर्दी, 2 नंबर का कारोबार और नौजवान नस्ल को बिगाड़ने का रहा है, आप उनकी मदद कर रहे हो। हम सियासी लोग हैं, सियासी बात बोलते हैं, सियासी काम करते हैं। हम बस एक ही वादा आपसे करेंगे कि 23 नवंबर को अगर शान हिंद को चुनकर आपने दिया तो इंशाअल्लाह हम अच्छा काम करेंगे।
हम अच्छा काम आपको करके देंगे। इस शहर का 5 साल का हमारे पास चार्ट है। हम आपके बच्चों का भी सोच रहे हैं, हम आपका मुस्तकबिल भी सोच रहे हैं, हम इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सोच रहे हैं। हम सिर्फ हवा में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। अगर जमीन पे कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो सिर्फ समाजवादी लड़ रही है। एक बार आप झंडा लहरा कर बता दो कि जमीन पर इलेक्शन कौन लड़ रहा है। एक बार झंडा लगा कर बता दो। ये हजारों का मजमा जमीन पर इलेक्शन लड़ रहा है। ये बुलंद इकबाल की तस्वीर देखो, जो अपने आखिरी वक्त में आप लोगों के लिए आखिरी वक्त में भी कोशिश की, अपने इंतकाल से पहले भी कोशिश की। आप इसका मुंह देखिए, आप निहाल साहब को देखिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस शहर के लिए वक्फ कर दी। हमने आज हिम्मत की है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने इतना दिमाग दिया है कि जिस फील्ड में रहेंगे वहाँ पर अल्लाह के करम से कमाएंगे भी और खाएंगे भी। मगर सियासत में रहने का मकसद ही ये है कि ये नाकारा 25 साल की मिली जोड़ को किस तरह से खत्म किया जाए। ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर ये मौका आप गवा दिए तो हम इसके बाद कितनी ताकत से खड़े रह पाएंगे ये नहीं बता पाएंगे। आप एक बार शान हिंद को, जो पढ़ी लिखी है, MBA है, LLB है, ग्रेजुएट है, उसका साथ दीजिए। हम अच्छा काम करेंगे, आप लोगों के लिए काम करेंगे, आप सब के लिए काम करेंगे, घर में बैठी हुई माओ बहनों के लिए काम करेंगे। हम काम करते आए हैं, हम काम करेंगे और इस शहर में फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब भी हम ही देंगे। आप एक मर्तबा 20 नवंबर को साइकिल निशान पर बटन दबाइए, क्योंकि साइकिल का ऐसा हो गया है कि लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा असर करी है, साइकिल ऐसा असर करी है दिलो दिमाग पर कि पूरा शहर देख रहा है। दोनों की जमीन खिसक गई है, दोनों की मैं बोल रहा हूं जमीन खिसक गई है। आसिफ शेख जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करता है और मंशियात का इस्तेमाल अगर बढ़ा है तो उसकी वजह भी आसिफ शेख और उसका खानवादा है। उसके बाद भी आप बताइए कि मुफ्ती इस्माइल अगर ये बोलते हैं कि शहर में गुंडागर्दी बढ़ गई है तो आप ही MLA हो, आपके पास पावर है। ये जुमला ही ये बताता है कि आप नाकाम हो गए हो नुमाइंदगी करने में। उनकी गुंडागर्दी अगर कोई रोक सकता है तो वो शान हिंद रोक सकती है, वो निहाली हजारों के वर्कर जब खड़े हैं ये रोक सकते हैं। आप लोग इस मर्तबा भूल मत करना, हम दोबारा इतनी ताकत से खड़े नहीं हो पाएंगे। हमने बहुत हिम्मत की है इस मिली जोड़ के खिलाफ लड़ने की। हमारी पार्टी ने भी हमें बहुत हिम्मत दी है, अखिलेश यादव साहब ने भी हिम्मत दी है, आसिम भाई ने भी हिम्मत दी है। हम लड़ने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। जुल्म और नाइंसाफी जब जब इस शहर में हुई है हमने उसके खिलाफ लड़ा है। हम जेल जाने से नहीं डरे कभी। हम कोई आपस में जमीनी या कोई 2 नंबर के कारोबार के लिए जेल नहीं गए। हम हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी तो मेडल लगाकर जेल गए थे, और इंशाअल्लाह हुजूर की शान में अगर गुस्ताखी महाराष्ट्र में कही होंगी तो ये निहाल अहमद की लड़की है, ये निहाल अहमद की लड़की है, ये मुंह तोड़ जवाब देंगी। ये बुज़दिल नहीं है कि वहां बैठी रहेंगी और कुछ बोलेंगी नहीं। इतना तो यकीन मुझे लगता है आप लोगों को होगा कि ये निहाल अहमद की लड़की है, ये बुज़दिल नहीं हो सकती। ये कुछ भी हो सकती है मगर बुज़दिल नहीं हो सकती। ये कुछ भी हो सकती है मगर बिकाऊ नहीं हो सकती। ये कुछ भी हो सकती है मगर इस शहर का दबदबा और इस शहर के कोशिश करने के लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है। हमने बहुत हिम्मत की है। ये स्टेज पर जो हमारी हिमायत किए हैं ये सब लोगों को आपकी एक आस की नज़र से आपको देख रहे हैं। आप कोशिश करिए, हमें एक बार ताकत दीजिए। इंशाअल्लाह 5 साल में इस शहर को अगर तब्दील करना है तो फिर क़यादत की तब्दीली ज़रूरी है। आप क़यादत तब्दील करिए, इंशाअल्लाह हम शहर को तब्दील करेंगे। शुक्रिया। तुम समाजवादी निहालियों पर कि जो लोग इलेक्शन में तुम्हारे खिलाफ बोलना नहीं चाहते थे, तुमने ये इलेक्शन लड़ा कि वो उनके मुंह से तुम्हारे लिए वोट मांगने की अपील कर रही है। कमाल है तुम्हारा, ये तुम्हारी हिम्मत है। ऐसा इलेक्शन तुम लड़ रहे हो कि ऐसे मुखालफिन को दिन में तारे और रात में सूरज नजर आ रहा है। ये कमाल है। ये मैं मानती हूँ कि ये मालेगांव शहर के निहालियों में ही ताकत है कि तुम हर इलाके में इलेक्शन लड़ रहे हो। बस करो भाई।
बस। साथियों, मैं आज इलेक्शन की तशहीर का आखिरी जलसा है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करने आई हूं, इलेक्शन में जो हमने इतनी मेहनत की है उसका ये आखिरी दिन है, आखिरी बातें हैं जो इलेक्शन के ताल्लुक से बोली जा सकती है। मैं कुछ रोज़ पहले मुफ्ती साहब की तकरीर सुन रही थी। उन्होंने आयशा नगर के इलाके का एक वाक़या बताया। उन्होंने ये बताया कि एक बुज़ुर्ग मर्द व ख़वातीन आए और उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची को वगैरह वगैरह वगैरह। उसी दिन मैं मदरसे के बाहर निकला, मस्जिद के बाहर निकला और मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं सियासत में इस्लाह के लिए जाऊंगा। और पहला इलेक्शन जो तीसरे महाज से लड़ा गया वो 2007 में लड़ा गया। यानी जब इस्लाह माशरा की बात करते हुए, इस्लाह सियासत की बात करते हुए ये आए और पहला इलेक्शन लड़े, उस पर मेयर बनाने के लिए पहला पैक्ट इन्होंने वो शेख रशीद खानदान के साथ किया। तो बोलो ये किस लिए आए थे सियासत में? और जब इनको किसी बुजुर्ग माँ बाप ने आके कहा था कि मेरी बच्ची के साथ गलत होता है, तो याद रखना था कि उस घर का सबसे बड़ा गुंडा कौन था। पहला स्टैंडिंग का चेयरमैन इन्होंने खलील दादा को बनाया मुफ्ती साहब की मदद से। बताओ ये क्या इस सियासत में किस लिए आए थे? आज ये मुझको बोलते हैं कि मैं वोट काटने आई हूँ, आप सियासत में उनको फायदा पहुंचाने आए थे। और सिर्फ 2007 से नहीं, 1999 से साथी निहाल अहमद साहब के खिलाफ आपने फतवा दिया। और मैं सिर्फ इतना ही नहीं, जो मौलवी उस्मान के खानदान के यहाँ बैठे होंगे उनसे पूछ लेना, सालों पहले सियासत में आने से पहले, सालों पहले मौलवी उस्मान पर भी नऊज़ बिल्लाह तौबत लगाई गई थी। इनके जरिए वो इनकार करते इस बात का। मुझे कुछ रोज पहले ये बात पता चली, मेरा दिल दुखा। आप हम पे इल्जाम लगाते हैं। आप सियासत में आए 2007 में आपने पहला चेयरमैन स्टैंडिंग का बनाया खलील दादा को, मतलब ताकत पहुंचाई। उसके बाद 2009 का इलेक्शन लड़े और 2012 में तारा मैडम को आपने बनाया मेयर। तो आप मुसलसल उस खानदान को ताकत पहुंचाने का काम करते हैं। 2002 में साथी निहाल अहमद साहब मालेगांव शहर के मेयर बने। उसके बाद आज तक मालेगांव शहर में कोई बुनकर मेयर नहीं बना। इस बात को देख लो, किसकी वजह से, किसका राज रहा? कोई बुनकर मेयर मालेगांव शहर में नहीं बना। मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ कि ये इस्लाह सियासत नहीं थी, ये खुद का फायदा और उस खानदान को फायदा पहुँचाने की बात थी। मालेगांव शहर में तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन एक बात याद रखो, मैं निहाल अहमद की बेटी सिर्फ इलेक्शन के वक्त मैदान में नहीं आई हूँ। मैं मुसलसल, जब बुलंद इकबाल हयात थे तब भी, बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद भी, मुस्तकीम जेल में थे तब भी मुसलसल आवाम के दरमियान रहकर काम कर रही हूँ। और ये एमएलए रहते हुए इतना काम नहीं किए जितना काम मैंने किया है और मैं कर रही हूँ। और ये खानदान मालेगांव शहर को नशे और जुए का अड्डा बनाया। ये 5 साल में जितना नशे का कारोबार मालेगांव शहर में फैला है, इसको इनकी दौर एमएलएशिप में ये रोकने में नाकाम रहे। आज ये बीमार हैं। पहले एक बात होती थी कि इंतजाम नहीं है, अगर कुछ ऐसे फैसले आ गए तो बोलेंगे तबीयत ठीक नहीं है। मालेगांव शहर को नाकारा सियासत से बचाने के लिए आप मेरा साथ दें। मैं मुफ्ती साहब की तकरीर सुन रही थी, उन्होंने कहा कि उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया। बीमारी का मजाक उड़ाना निहायत ही गलत है। मुस्तकीम ने एक बात कही कि साथी निहाल अहमद साहब की भी बीमारी का मजाक उड़ाया गया। हम लोग मुफ्ती साहब के साथ इलेक्शन लड़े 2017 में। बुलंद की तबीयत बहुत ख़राब हुई
2018 से वो बीमार रहे। 2019 के 16 सितंबर को बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये पार्टी बदले लेकिन हमारी हिमायत इनके साथ थी। हमारी हिमायत पार्टी को नहीं, शख्सी तौर पे उनको थी, और सिर्फ इसलिए कि उस नाकारा और गुनहगार खानदान को सियासत में ख़त्म करने के लिए हम इनके साथ थे। जब मुफ्ती साहब का मुस्तकीम को कॉल आया, नासिक के हॉस्पिटल में थे, तो उस वक्त ये बोला गया कि मेरे लिए अपील लिख दो, तो मुस्तकीम ने बोला कि लिख नहीं सकते और रख दिया फ़ोन। और रखने के बाद बुलंद इकबाल ने ये सुना, वो बहुत तकलीफ़ की हालत में थे। उन्होंने ये बोला कि क्या बोल रहे थे मुफ्ती साहब, तो मुस्तकीम ने कहा कि वो बोल रहे थे अपील लिख रहे थे। बुलंद की ये हालत थी उस वक्त कि बुलंद सही से बोल नहीं पाता था, लेकिन बुलंद ने उस हालत में भी उनके लिए अपील लिखवाई। और जब वो अपील लिखवा रहा था और जो बुलंद को तकलीफ हो रही थी, उस वक्त मुस्तकीम बाहर निकल गया था और मुझे फ़ोन किया था, बुलंद बहुत तकलीफ में है शान। और जो नवीद आलम लिख रहा था, वो नवीद आलम के आंसू टपक रहे थे जब वो अपील लिख रहा था। और उसने अपील बनाई, और ऐसी अपील बनाई कि वो इलेक्शन ख़त्म होने तक भी मुकम्मल थी। इतनी अच्छी अपील बुलंद इकबाल ने बनाई थी। इलेक्शन हुआ, हम लोग, मेरी अम्मा के लिए, मेरी माँ के लिए सबसे बड़ा सानहा बुलंद इकबाल की मौत थी। मेरी अम्मा की पूरी दुनिया बुलंद इकबाल था। बुलंद इकबाल अगर घर से बोल के निकलता था ना कि मैं कारपोरेशन जा रहा हूँ, अगर बीच में वो कहीं और चला जाता था तो वो फ़ोन करता था कि अम्मी मैं कारपोरेशन बोला था, मैं वहाँ चला गया। इतनी फिक्रमंद मेरी अम्मी रहती थी। कोई जवान लड़का 20-20, 40-40 मिनट अपनी माँ से बात नहीं करता, लेकिन बुलंद जब शहर से बाहर जाता था ना तो 20-20, 40-40 मिनट बात करता था वो मेरी अम्मी, सिर्फ इत्मीनान के लिए। बुलंद के आखिरी अय्याम में उसके जख्म से, उसकी तकलीफ से मेरी अम्मी को तकलीफ ना हो, इसलिए वो घर नहीं गया, मेरे घर में रहा। मैं मेरी माँ के घर चली गई थी कि मेरी माँ को तकलीफ ना हो। वैसी तकलीफ ने वो मुफ्ती साहब का साथ दिया और बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ। हम लोग सिर्फ ये जुनून में कि मालेगांव शहर से नाकारा लोगों को ख़त्म करना है, और बुलंद इकबाल ने वादा किया है, आखिरी अपील उसकी वादा थी और उनका काम करना है, इसलिए हम लोग दिलो जान से मुफ्ती साहब के लिए लग गए। मेरी माँ इतने साने के बर्दाश्त करने के बाद भी मेरी माँ से जो हो सकता था वो घर घर जाके उन्होंने मुफ्ती साहब के लिए वोट मांगी। और मेरे बच्चे यहाँ बैठे, मैं हफ्ता हो गया था मेरी बेटी का मुंह नहीं देखी थी, बड़ी वाली का, वो मेरी माँ के यहाँ रहती थी। इतनी शिद्दत से मैं घर घर जाके उनके लिए वोट मांगी। और इस्लामपुरे में, नएपुरे में कई जगह ऐसा हुआ कि जब मैं वोट मांगने के लिए गई और मैं घर निकली तो मैं मांगती हूँ, कई घरों में आंसू के साथ मेरा इस्तकबाल हुआ कि शान हिंद तुम वोट मांगने। इतनी शिद्दत के साथ हम लोगों ने इनका इलेक्शन लड़ा, और जब ये इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन जीतने के बाद इनके वर्कर बुलंद इकबाल के खिलाफ लिखे और ये लिखे कि एक कांटा हट गया, अच्छा हुआ चला गया। तो हम लोगों ने, यही रिजवान सर हैं, उस वक्त हनीफ साबिर भी थे, खलील वकील भी थे, मैं, मुस्तकीम, हम लोगों ने बुला के मुफ्ती साहब को बोला कि मुफ्ती साहब ये बुलंद के बारे में लिख रहे हैं। आप जिस दिन इलेक्शन की पेटी बंद हुई थी ना, आप साथी निहाल अहमद साहब की और बुलंद इकबाल की कब्र पे गए थे, अब वो लोगों को मना करो कि बुलंद ने आखिरी अपील भी बहुत मुसीबत में आपको लिख कर दी है। तो वो बोले मैं ठीक है बोलता हूँ, कल तक बोलूँगा, हमको बोले, और कल तक जवाब लाऊंगा। उसके बाद भी मुसलसल बुलंद इकबाल के मरने के बाद भी उसका मजाक उड़ाता रहे व्हाट्सएप पर, और हम लोग इनको फ़ोन करते रहे। बाद में 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, कोई संदेशा नहीं आया, और उससे ज़्यादा शिद्दत से खिलाफ में बुलंद इकबाल के मरने के बाद लिखा गया। और उसके बाद जब हम लोगों ने तहकीक किया तो वो जो लिखने वाले थे उन्होंने क्या बोला मालूम, मुफ्ती साहब बोल चुके हैं, मैं मना भी करता रहूँगा तो तुम लोग लिखते रहना। तो ये हरकत की थी इन्होंने, हमारा दिल टूटा। फिर भी हम बर्दाश्त करते रहे इतने साल, और तुम मेयर बनाने के लिए मुखालफिन के साथ चले जाते हो। हमारा सुलूक देखा, मेरे बाप साथी निहाल अहमद साहब बोलते थे कि सियासत में शराबी चलेगा, जानी चलेगा,
लेकिन झूठा और एहसान फरामोश नहीं चलेगा, ये साथी निहाल अहमद साहब कहते थे। और आज तुम देख लो, हर इलेक्शन में जो पहले इलेक्शन में साथी है वो दूसरे नहीं, जो दूसरे में है वो तीसरे में नहीं, जो तीसरे में थे वो चौथे में नहीं। ये इनकी हालत हो गई है। मैं आप लोगों के सामने इलेक्शन में मैं इतनी बातें इसलिए कर रही थी कि मैं बता सकूं कि हमने खुलूस से दिल से उनका काम किया था। हमने हमारी सारे गम को भुला के सिर्फ एक चीज याद रखी थी कि बुलंद इकबाल का आखिरी वादा है। जितनी जुनून से इनके वर्कर थे ना, उससे कई जुनून से जनता दल के वर्कर इनके वास्ते लगे हुए थे, सिर्फ ये बोल के कि बुलंद इकबाल का आखिरी वादा है, हमको पूरा करना है। इस उमंग के साथ हम लोग लगे रहे। और हम जब मुस्तकीम जेल में गए तो 4 लोगों में बैठ के मुफ्ती साहब ने बोला कि 1 साल वो छूटेगा नहीं, और ये बात 4 दीवार में रहना चाहिए। अगर बाहर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कसम खा के बोल दूंगा मैं ऐसा नहीं बोला। इस तरह की बात उन्होंने की, हम लोग फिर भी साथ में रहे। आज मालेगांव शहर, ये मैं सवाल करती हूँ मालेगांव शहर से कि निहाल अहमद का तुमने 35 साल एमएलएशिप देखी है और 50 साल सियासी सफर देखा है। 1964 से लेके 2016 तक निहाल अहमद साहब रहे। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या निहाल अहमद को कोई खरीद सकता था? क्या बोला मुझे, निहाल अहमद को कोई खरीद सकता था क्या? निहाल अहमद की बेटी की कोई खरीद सकता है क्या? मैं उस निहाल अहमद की बेटी हूं। आप ये याद रखो मुफ्ती साहब, आप जो इल्जाम लगा रहे हो ना, तोहमत पलट के आती है, ये याद रखना। जिस तरह बीमारी का मजाक उड़ाए थे ना, तोहमत पलट कर आई, वैसे ही तोहमत पलट कर आएगी। मैं मुसलसल देख रही हूँ मालेगांव शहर में जिस तरह गुंडागर्दी, जिस तरह जुए का कारोबार फैल रहा है। 5 साल मुफ्ती साहब इसको रोकने में नाकाम है। मैं 2 बेटी की माँ हूँ, मेरी ये 2 बच्चियाँ हैं। मुझे मालूम है कि ये नशे की लत अगर पूरे शहर में फैल गई तो कोई घर इससे महफूज नहीं रहेगा। अरे जब हमारी बेटियां घर से बाहर निकलेंगी ना, तो वो इज्जत से वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, ये माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। तुम मुफ्ती साहब, वो नशेड़ी खानदान, वो एहसान जो तकरीर करता है ना, वो खुद दुनिया भर का नशे में रहता है और नशेड़ियों को लेके घूमता है। पुलिस वाले अंधे हैं क्या? उसको देखते नहीं। और मुफ्ती साहब, आप ये नशा करने वालों को और नशे के कारोबार करने वालों को 5 साल में रोक नहीं पाए, आप नाकारा साबित हो गए। आज जो माएँ, जो बाप, जो भाई ये सोचते होंगे कि मेरी बेटी आज महफूज है, लेकिन कल वो जब घर से जाएगी तो वो इज्जत से आएगी कि नहीं आएगी, ये सोचने की बात है। और खास तौर पे ये किनारे के लोग, जहां बिरादरी की बात करता है वो खानदान शेख रशीद का, बिरादरी को क्या दिया उन्होंने मालूम? नशा, जुआ और सट्टा, गैर कानूनी कारोबार शेख रशीद के खानदान ने उस बिरादरी को दिया। उस बिरादरी से मेरी दरख्वास्त है, तुम्हारी बिरादरी में अगर कोई नासूर है तो वो शेख रशीद खानदान है। सियासी तौर पे खत्म कर दो उनको, नहीं तो तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएगी। गुरुवार वार्ड वालों, ये याद रखो। और अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ, न सिर्फ उस खानदान के खात्मे के साथ साथ मालेगांव शहर में सट्टा, जुआ और नशे का कारोबार मैं खत्म करवाऊंगी। और सिवाय मेरे कोई नहीं खत्म करवा सकता, क्योंकि ये निहाली ताकत, बहादुरी सिर्फ निहाली लोगों में है। जो माए बहनें घरों में बैठ के मेरी बातें सुन रही हैं, वो दिल पे हाथ रख के बोलना कि क्या तुम्हारा दिल मुतमईन है? क्या तुम्हारी लड़की रात में जब जाएगी तो इज्जत से वापस आएगी क्या? अगर ये आज नहीं रुका, अगर तुम 20 तारीख को ये दोनों नकारा लोगों को, एक नकली कारोबार, खराब कारोबार करने वाले को और दूसरा जो उसको नहीं रोक पाता, नाकारा को अगर तुमने नहीं रोका तो तुम्हारे घर की इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी। और नौजवान जो शहर से बाहर जाते हैं ना, वो कटर मार के उनका शिकार ना हो जाए, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा सवाल है। आज मैं दरख्वास्त करने आई हूं कि जिस तरह
प्राइमरी स्कूलों को सट्टे और जुए का अड्डा बना दिया गया, उसको मैं दोबारा सही करूंगी। और एक आपके करीब एक स्कूल है, याद रखो किसने वो स्कूल को खंडर बनाया और अपने अब्बा के नाम का शादी हॉल चला रहे, बच्चों की तालीम को खत्म करके वहां धंधा कर रहे हैं अब्बा के नाम पे। मैं इससे पहले भी बोली, ईसाल सवाब के लिए खर्च करना होता है, उसके बाद ही ईसाल सवाब होता है। कोई कारपोरेशन की जगह पे, कारपोरेशन के फंड पे कोई इमारत बना के अब्बा और अम्मा को ईसाल सवाब नहीं होता। अल्लाह नियत देखता है। दुनिया में बैठ के तुम बड़ी बड़ी बात कर लो। मैं कल इस्लामाबाद घूम रही थी, मैंने कहा कि इस्लामाबाद का मैंने हाल देखा, मेरा ऐसा इस्तकबाल किया औरतों ने, दूध के साथ, पेड़े के साथ, और मुझे अच्छे पानी पिलाया, हार पहनाया। कोई किसी से डरता वरता नहीं है, मैंने देख लिया। लेकिन आमीन भाई औरत के ताल्लुक से बोल रहे थे, मैं उनको मना की किसी औरत के ताल्लुक से मत बोलो। मैं मुफ्ती साहब से भी दरख्वास्त करती हूँ कि अगर कोई माँ बाप आपके दरवाजे पे आपके पास फरियाद लेकर आए थे, तो आप इस शहर के जिम्मेदार थे, मजहबी तौर पे आपका फर्ज था कि उन बातों को सियासी स्टेज पे नहीं करना चाहिए था, किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ नहीं खेलना चाहिए था। कोई आता है ना मुफ्ती साहब, कोई भी मुफ्ती हो, उसके पास अपने मसाइल लेकर जाता है तो किस उम्मीद से जाता है मालूम? कि मैं अपनी बातें खुदा के अमानत इनके पास कर रहा हूं, ये बात कहीं और नहीं जाएगी। लेकिन सियासी मुफाद के लिए औरतों की इज्जत की बात स्टेज पे से करना ये बिल्कुल नाजायज है। औरत की इज्जत करो, क्योंकि जब तुम बीमार पड़ते हो ना, तो वही औरतों की मजलिस बैठा के तुम और दुआ की बात करते हो। याद रखो, वही औरतें उठाती है तुम्हारे लिए दुआ का हाथ, भले ही तुम्हारी नीयत कुछ भी हो, लेकिन वो औरतें जब आती है ना, तो वो तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करने आती, वो तुम्हारा मुफाद होगा कि तुम साथ में पंपलेट भी दुआ में बांट देते होंगे, लेकिन वो औरत खुलूस से दिल से आती है। मैं माए बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि जो आप घरों में बैठ के मेरी बातें सुन रहे हो, आपके रोजगार के लिए मैं कोशिश करूंगी, घर बैठे खवातीन के रोजगार के लिए। और ये इस्लामाबाद वालों को मैं बोल देती हूँ कि आप लोगों ने इस्लामाबाद में खवातीन पर जो हाथ उठाया, मैं बोल देती किन लोगों ने, इस्लामाबाद वालों ने, ये इंतहाई गलत हरकत है। किसी भी औरत के साथ इस तरह नाजेबा हरकत नहीं होना चाहिए तुम्हारे सियासी फायदे के लिए। और किसी भी बहन बेटी की गालियां, फोन की रिकॉर्डिंग ये नहीं होनी चाहिए। मैं अमीन भाई से भी यही बोली कि इस तरह की बातें मत करो। ये शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। आज देख रहे हो तुम, ये शहर में गटरे, गंदे पानी रोड पे बह रहे हैं, हम गिलाजत लगाकर हमारी मस्जिदों में जा रहे हैं। हमारा ईमान सफाई निस्फ ईमान है, वहीं यहाँ गटर का पानी लगा के मस्जिदों में और घरों में जा रहे हैं, हमारा निस्फ ईमान यहीं खत्म हो रहा है। बचाने के लिए महले गांव के लोग साथी निहाल अहमद की बेटी का साथ दो। मैं अल्लाह को गवाह रख के आपसे वादा करती हूँ कि आपकी वोट, आपकी शहादत मेरे पास महफूज रहेगी, और इंशाअल्लाह मैं साथी निहाल अहमद साहब की तरह काम करूंगी, ये आपसे वादा करती हूँ। और ये याद रखना, जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, अल्लाह इस तोहमत का जवाब तुमसे बहुत जल्द लेगा। मैं आपसे ये पावर लूम की सनद बचाने के लिए मैं आपका साथ दूंगी। ये पावर बिल की जो मुसीबत है उसको खत्म करने के लिए, ये कंपनी की मस्ती खत्म करने के लिए मैं आपका और की दरख्वास्त चाहती हूँ। मालेगांव शहर के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं आपसे और की दरख्वास्त चाहती हूँ। मालेगांव शहर में बहन बेटी की इज्जत के लिए मैं आपसे और की दरख्वास्त चाहती हूँ। मैं दरख्वास्त चाहती हूँ मालेगांव शहर की आवाम से कि अगर निहाल साहब ने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो खराज अकीदत के लिए मैं आपसे और की दरख्वास्त चाहती हूँ। और मेरा निशान वो साइकिल जो हिंदुस्तान में बुलडोजर पे भारी है, और यहाँ हर उम्मीदवार के मुंह से डर के मारे निकल रहा है साइकिल। और हम 20 तारीख 20 नवंबर को मैं ये चाहती हूँ कि जो 6 नंबर की बटन है वो दबाते वक्त ये याद रखिए कि नवंबर में 12 नवंबर के लोगों के लिए तुमको इंसाफ किए, और 6 नंबर बटन 6 दिसंबर में जो साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी बाजू पे काली पट्टी लगाई थी, उसको खराज अकीदत देने के लिए आप 6 नंबर बटन पे साइकिल निशान पर वोट देकर ये जंगों को मालेगांव से खत्म करो, ये अपील करती हूँ।